1914 की गर्मियों में यूरोप बाहर से बहुत शांत दिखता था। मोहल्लों में नाच गाना था, बाजारों में रौनक थी और अखबारों में तरक्की की खबरें थीं। लेकिन उस शांति के नीचे, जमीन के अंदर, एक ऐसा लावा उबल रहा था जो दशकों से इकट्ठा हो रहा था। बस एक चिंगारी की जरूरत थी। और वो चिंगारी आई 28 जून 1914 को। सारायेवो की एक तंग गली में एक खुली गाड़ी में बैठे थे आर्च ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड, ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य के युवराज, और एक 19 साल के लड़के ने, जिसका नाम था गवरीलो प्रिंसिप, उन पर गोली चला दी। 2 गोलियां। और देखते ही देखते यूरोप की पूरी राजनीति हिल गई। लेकिन रुकिए, क्या सच में एक हत्या ने पूरी दुनिया को जंग में झोंक दिया? नहीं, वो हत्या तो बस वो आखिरी तिनका था जो पहले से लदे हुए ऊंट की कमर तोड़ गया। असली कहानी बहुत पहले शुरू हुई थी, और वो कहानी थी घमंड की, डर की, ताकत की, और उस अंधे राष्ट्रवाद की जो इंसान को इंसान नहीं, सिर्फ एक झंडे का टुकड़ा बना देता है। पहला कारण था साम्राज्यवाद, यानी इंपीरियलिज्म। 19वीं सदी के अंत तक यूरोप के बड़े देश ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर चुके थे। अफ्रीका बांट लिया, एशिया में कब्जे कर लिए, और जितना ज़्यादा किसी के पास था उतनी ज़्यादा उसकी भूख बढ़ती जा रही थी। ब्रिटेन के पास सबसे बड़ा साम्राज्य था, और जर्मनी, जो एक नया और ताकतवर देश बन रहा था, वो देख रहा था कि मेज़ पर जगह नहीं बची। उसे गुस्सा था, उसे जलन थी, और उस जलन ने एक खतरनाक प्रतिस्पर्धा को जन्म दिया। दूसरा कारण था हथियारों की दौड़, यानी मिलिटरिज्म। जर्मनी ने अपनी नौसेना बढ़ानी शुरू की, ब्रिटेन ने जवाब दिया और अपने जहाज और बड़े कर लिए। फ्रांस ने अपनी फौज मजबूत की, रशिया ने लाखों सैनिक तैयार किए। हर देश यही सोच रहा था, अगर हम ज़्यादा ताकतवर होंगे तो कोई हम पर हमला नहीं करेगा। लेकिन जब हर कोई यही सोचे तो होता क्या है? हर कोई डरा हुआ हो जाता है, और डरा हुआ इंसान या डरा हुआ देश सबसे खतरनाक होता है। तीसरा कारण था गठबंधनों का जाल, यानी अलियंसेस। यूरोप के देशों ने आपस में गुप्त समझौते कर रखे थे। एक तरफ था ट्रिपल अलायंस जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली। दूसरी तरफ था ट्रिपल एंटेंट फ्रांस, रशिया और ब्रिटेन। ये गठबंधन बने थे सुरक्षा के लिए, लेकिन इन्होंने एक ऐसा जाल बुन दिया था जिसमें अगर एक धागा खींचे तो पूरा जाल उलझ जाए। फ्रांस फर्डिनेंड की हत्या हुई, ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया को जिम्मेदार ठहराया, सर्बिया के पीछे था रशिया, रशिया के साथ था फ्रांस, फ्रांस के साथ था ब्रिटेन, और जर्मनी ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ था। एक के बाद एक, सब उस जाल में फंसते चले गए जैसे डोमिनोज गिरते हैं। चौथा कारण था राष्ट्रवाद, यानी नेशनलिज्म, और ये शायद सबसे गहरी जड़ थी। पूरे यूरोप में एक नशा फैला हुआ था, अपने देश, अपनी नस्ल, अपनी भाषा का नशा। बाल्कन्स में, जिसे उस वक्त यूरोप का बारूद का डिब्बा कहा जाता था, अलग अलग जातियां और कौमें थीं जो या तो आज़ादी चाहती थीं या किसी बड़े साम्राज्य में मिलना चाहती थीं। सर्बिया चाहता था कि सारे साउथ स्लाविक लोग एक हों। ऑस्ट्रिया हंगरी इसे अपने साम्राज्य के लिए खतरा मानता था, और गावरिलो प्रिंसिप, वो 19 साल का लड़का, वो इसी राष्ट्रवादी सोच से भरा हुआ था। उसने जो गोली चलाई वो सिर्फ एक इंसान पर नहीं चलाई, उसने उस पूरे नक्शे पर चलाई जो उसे नाइंसाफ लग रहा था। और फिर शुरू हुआ वो खेल जिसे बाद में इतिहासकारों ने द जुलाई क्राइसिस कहा। ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया को एक अल्टीमेटम दिया, ऐसी शर्तें जो कोई भी आज़ाद देश नहीं मान सकता। सर्बिया ने ज़्यादातर शर्तें मान ली, लेकिन सब नहीं। ऑस्ट्रिया हंगरी ने युद्ध घोषित कर दिया, रशिया ने मोबिलाइजेशन शुरू कर दी, जर्मनी ने रशिया को चेतावनी दी, रशिया नहीं रुका। जर्मनी ने रशिया पर युद्ध घोषित किया, फिर फ्रांस पर, फिर बेल्जियम से गुजरने की कोशिश की, और ब्रिटेन,
जिसने बेल्जियम की तटस्थता की गारंटी दी थी, वो भी उतर आया। अगस्त 1914, पूरा यूरोप जल रहा था। और अजीब बात यह थी, उस वक्त लगभग सभी देशों के नेता सोच रहे थे कि ये जंग जल्दी खत्म हो जाएगी, क्रिसमस तक घर आ जाएंगे, यही कहकर माएं अपने बेटों को विदा कर रही थीं। लेकिन वो जंग 4 साल तक चली। 1 करोड़ से ज्यादा सैनिक मरे, 2 करोड़ से ज्यादा घायल हुए, पूरी एक पीढ़ी खाइयों में दफन हो गई। तो क्या सीखा हमने इस सब से? शायद यही कि जंगें अचानक नहीं होती, वो बरसों की गलतियों, घमंड और डर से जन्म लेती हैं। एक हत्या ने जंग नहीं शुरू की, उस हत्या ने बस वो ढक्कन उड़ाया जो दशकों से एक उबलते हुए बर्तन पर रखा था। और आज जब दुनिया में फिर से वही तनाव दिखने लगा है, वही गठबंधन बनने लगे हैं, वही हथियारों की दौड़ शुरू हो गई है, तो शायद 1914 की वो गर्मी हमें कुछ बताने की कोशिश कर रही है। सवाल ये नहीं कि इतिहास खुद को दोहराता है या नहीं, सवाल ये है, क्या हम सुनते हैं?